+3, ठीक है। उसके बाद में आता है बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, एंड एट द एंड हमने देखा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड रिलेटिव डेंसिटी बोथ आर न्यूमेरिकली सेम और इक्वल, ठीक है। उसके बाद में मिक्सचर की डेंसिटी भी देखी थी, क्या था मिक्सचर की डेंसिटी में, एंड अगर v1 v2 q1 नहीं तो क्या करेंगे, फिर उसको रिप्लेस करेंगे बाय m बाय रो से, तो इक्वेशन बनेगा m1 प्लस m2 अप टू mn डिवाइड बाय m1 बाय रो 1 अप टू, वेरी गुड। बेसिक प्रेशर मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया डिनोटेड बाय p गिवन बाय p इक्वल्स टू f बाय a। प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, उसी को हम बोलते हैं, बट इन जनरल प्रेशर गिवन होगा इन एटमॉस्फेयर। किसमें गिवन होगा, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 एटीएम इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। एंड उसके बाद में लिक्विड के स्पेशल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड डिस्कशन शुरू किया था, दैट वाज सरफेस टेंशन। क्या होता है सरफेस टेंशन, इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन, है ना। बट इसको समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्चुअल बातें की थी, जैसे पहले आता है आईएमएफ। क्या होता है आईएमएफ, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये होते हैं दो टाइप की, कोहेसिव एंड कोहेसिव मतलब एडिसिव मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स नहीं, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। उसके बाद में रेंज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, देन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उसके बाद में सरफेस फिल्म, एंड उसके बाद में आती है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। क्या था उसमें, 3 मॉलिक्यूल, एक टॉप मोस्ट लेयर पे एक थोड़ा बिलो, दोनों क्या एक्सपीरियंस करेंगे, नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो उनका वैकेंट स्पेस फिल करने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल ऊपर लेके जाना पड़ेगा। कौन लेके जाएगा, लिक्विड। इस प्रोसेस में क्या होगा, वर्क होगा, दैट वर्क देन विल गेट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड इस एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए जो सरफेस फिल्म है उसका एरिया कम करना पड़ेगा, मतलब वहां के मॉलिक्यूल के नंबर कम हो जाएंगे, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा। इसलिए सरफेस ऑफ लिक्विड बिहेव करता है लाइक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, एंड इस मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करने वाला फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, उसको हमने बोला था सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे किया था, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ड्रॉन, और फोर्स एक्टिंग एट राइट एंगल्स टू एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड डिनोटेड बाय S इक्वल्स टू F बाय L। ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर, डायमेंशंस m1 t-2, ठीक है। सरफेस टेंशन के बाद में आती है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी को हमने डिफाइन किया था वर्क डन पर यूनिट एरिया, एंड बाकी एनर्जी एंड सरफेस एनर्जी ये दोनों डिफरेंट है ना। बाकी कुठली भी एनर्जी घेतली
सॉलिड एंड एयर का, एंड T3 क्या इतना एंगल बनाता है किसके साथ, सॉलिड के साथ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T3 cos थीटा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट T3, बट T3 sin थीटा को वेट बैलेंस करेगा, इसलिए लिक्विड के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा। एंड इक्वेशन मिला था हमें, क्या मिला था, T1 प्लस T3 cos थीटा इज इक्वल्स टू T2, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने 4 केसेस देखी थी कि अगर T2 माइनस T1 ये पॉजिटिव है एंड T2 माइनस T1 लेस देन T3 है तो एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा। उसके बाद में अगर T2 माइनस T1 निगेटिव है एंड T2 माइनस T1 लेस देन T3 अगर सेम है तो उनका रेशियो 1 आएगा, मतलब एंगल कितना बनेगा कॉन्टैक्ट का, 0 डिग्री बनेगा। लेकिन अगर कहीं पे ऐसे हो रहा है कि T2 माइनस T1 पॉजिटिव है एंड T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3 है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू नेवर भी ग्रेटर देन 1, मतलब कोई भी लिक्विड इस तरह से बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड बिहेवियर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट। उसके बाद में लास्ट पार्ट में डिस्कशन स्टार्ट किया था अबाउट एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट। उसके लिए भी कंडीशन क्या थी, पहले ड्रॉपलेट लिया, इनिशियली उसकी रेडियस r थी तो इनिशियल एरिया A1 कितना बना, 4 पाई R1 का स्क्वायर। उसके बाद में हमने देखा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब आउटसाइड प्रेशर से लिक्विड ड्रॉपलेट के इनसाइड प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए हमने वहां पे PI माइनस PO को क्या बोला था, एक्सेस प्रेशर, क्या बोला था, एक्सेस प्रेशर, इसी को हमें फाइंड करना था। फिर हमने देखा कि ये एक्सेस प्रेशर यानी प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से जो लिक्विड का ड्रॉपलेट है उसकी रेडियस बढ़ने लगती है, एंड रेडियस बढ़ने के बाद हमने उसको कंसीडर किया था चेंज इन रेडियस डेल्टा आर, मतलब फाइनल रेडियस बनी R प्लस, एंड उसके अकॉर्डिंग हमने फिर A2 फाइंड किया था, तो A2 इक्वल्स टू क्या बना, 4 पाई इन ब्रैकेट R प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। फिर हमने इसको एक्सपांड किया अकॉर्डिंग टू A प्लस बी का होल स्क्वायर, उसमें क्या हो गया, फिर एक टर्म आ गई दैट इज 8 पाई आर डेल्टा आर का स्क्वायर। उसमें डेल्टा आर का स्क्वायर इतना स्मॉल होता है कि हमें उसको निग्लेक्ट करना पड़ा, इसलिए A2 का एक्सप्रेशन क्या बना, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। फिर हमने इंक्रीज इन एरिया के लिए DA के लिए क्या किया, A2 माइनस A1, उसमें 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, तो A2 माइनस A1 यानी DA इक्वल्स टू क्या हो गया, 8 पाई आर डेल्टा आर। फिर ये क्या था, DA था, एंड हमने जो रिलेशन देखा था DW इज इक्वल्स टू S इंटू DA, यहाँ पे पुट किया तो क्या हो गया एक्सप्रेशन, DW इज इक्वल्स टू S इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। एंड इन जनरल हमें मालूम है वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, फिर से प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, मतलब फोर्स बना PI माइनस PO इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, एंड DW में वर्क डन हो गया, मतलब फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना था, डेल्टा आर, तो DW क्या बना फिर PI माइनस PO इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। तो ये वर्क डन, पहला वर्क डन क्या था, 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू यस था, एक साइड से मैं दोनों साइड को इक्वेट किया तो S इक्वल्स टू सॉरी PI माइनस PO इक्वल्स टू क्या हो गया, 2S अपॉन R। ये किसके लिए, लिक्विड ड्रॉपलेट के लिए, ठीक है। लेकिन वही केस अगर सोप बबल की होती तो उसको डबल करना पड़ता, क्यों, कैसे, क्योंकि अंदर भी क्या है, होलो है, मतलब एयर के कांटेक्ट में दो सरफेस आ रहे हैं तो वो डबल होके क्या बनेगा, 4S बाय R। ठीक है, तो क्लियर इतना पार्ट। नेक्स्ट, एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड, एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट the body, excess force required to lift the body from liquid, excess force required to lift the body from liquid। मतलब क्या होता है जनरली, देखो फॉर एग्जांपल कोई भी एक नीडल दी आपको जिसकी लेंथ है L, उसको अगर हमने नॉर्मल फ्लोर पे रखा तो उसको उठाने के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू इट्स वेट, मतलब mg। लेकिन वहीं पे अगर फ्लोर की जगह पे हम उसको अगर लिक्विड के इनसाइड ड्रॉप करेंगे तो उसको लिफ्ट करने के लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, तो वो कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि लिक्विड क्या करेगा, उसको पकड़ के रखेगा, तो वेट तो एक्ट हो ही रहा है, उसके साथ लिक्विड का जो
यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स उसको पकड़ के रख रहा है, उसको भी हमें ओवरकम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1 बाय 1 यहाँ पे आपको बोला है कि एक लिक्विड का सरफेस है, मतलब कंटेनर में लिक्विड है, एंड इस लिक्विड में हमने क्या किया है, एक नीडल को प्लेस किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये नीडल है, एंड इसको हमें अभी लिफ्ट करना है। तो लिफ्ट करने के लिए हमें एक्सेस फोर्स चाहिए, वेट तो होगा ही होगा, वो छोड़ के कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे, F इक्वल्स टू, देखो डिफरेंस क्या है कि अगर ये लिक्विड नहीं होता तो सिर्फ वेट के अगेंस्ट वर्क करने के लिए mg इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ता, बट यहाँ पे लिक्विड का सरफेस टेंशन उसको पकड़ के रख रहा है, उसको ओवरकम करने के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन था। तो सरफेस टेंशन कितना था, S इक्वल्स टू F अपॉन L, तो F कितना बनेगा, S इंटू L। फक्त यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, S इंटू L लेते टाइम हमें 2L लेना पड़ेगा। क्यों 2L, नीडल है ना, तो इस साइड के कॉन्टैक्ट में लेंथ L, इस साइड के कांटेक्ट में लेंथ L। ऐसी नीडल लिक्विड में डालने के बाद ऐसे वो लिक्विड के ऊपर रहती, क्या फ्लोट कर रही है, तो ऐसे कंप्लीटली इमर्स होती है ना आधे पार्ट में, मतलब क्या होगा, इस साइड की लेंथ कांटेक्ट में आएगी L एज वेल एज इस साइड की लेंथ कांटेक्ट में आएगी L, तो L प्लस L कितना लेना पड़ेगा, 2L, यानी कि एक्सेस फोर्स कितना बना, S इंटू 2L। अभी सेम केस है, आगे और थोड़ा क्लियर होगा। आपको बोला है कि फॉर एग्जाम्पल एक डिस्क है, क्या ये डिस्क, एंड इस डिस्क को हम लिफ्ट कर रहे हैं, और ये कहाँ पे थी, अगेन लिक्विड के इनसाइड थी, तो इसको लिफ्ट करने के लिए जो भी एक्सेस फोर्स होगा वो कितना होगा, कितना होगा, हाँ F इक्वल्स टू S इंटू ए म्हणजे सरफेस टेंशन में एरिया नहीं होता है ना, 2R, वेरी गुड, 2R मतलब क्या है, डायमीटर, बर रेडियस आहे का, राम चला आलं पाहिजे, नाही ना, थोडा अजून विचार करा, थोडं प्रेशर द्या डोक्याला अजून, देव, हां 2πr, लिक्विड के कांटेक्ट में जो लेंथ है हमें वो कंसीडर करनी है। सनी, ये डायमीटर लिक्विड के कांटेक्ट में आ ही नहीं रहा ना, लिक्विड के कांटेक्ट में कौन आ रहा है, ये लाइन आ रही है ना, तो ये कितनी होती है, 2πr, इसलिए फोर्स लगेगा S इंटू 2πr। समझ में आ रहा है। अगर सेम केस में आपको बोला है कि एक स्क्वायर प्लेट है, कौन है, स्क्वायर प्लेट है, एंड इस स्क्वायर प्लेट का एक साइड का लेंथ आपको दिया है A, तो इसको लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, आता कळालं, ठीक है, कितना होगा, S इंटू 4 टाइम्स ऑफ A का, सनी याला √2 हे घ्यायचं, काहीतरी वेगळं घ्यायचं। देखो क्या क्या कॉन्टैक्ट में कौन कौन है, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ। उसके बाद में अगर आपको बोला है कि कांटेक्ट में है, कौन है, थिन सर्कुलर रिंग, कौन है, थिन सर्कुलर रिंग, रिंग में एंड डिस्क में फर्क समझ में आता है क्या, मतलब ये अंदर का पोर्शन पूरा क्या है, होलो है, एंड इसको हमने लिक्विड में डाल दिया, अब इसको उठा रहे हैं, बर 2πr2 माइनस r1, व्हेरी गुड, अजून 2πr, बर अजून 2πr इंटू त्याची विड्थ, कोणती ही विड्थ का, बर ठीक आहे, 2πr इंटू ही विड्थ इंटू सरफेस टेंशन, ओके, खुशी नाही काय, करा विचार करा पटपट, शुभम, राम, हरी, अजिंक्य, अरे एवढा काय विचार करताय, हमें फाइंड क्या करना है कि कितनी लेंथ कांटेक्ट में है लिक्विड के, शंतनु, टू पायर इंटू यस, इतना ही होगा, कन्फर्म, मग तेच आपल्याला पाहिजे, R2 माइनस, देखो ये जो विड्थ वाली, मतलब रेडियस अगर मीटर में तो ये मिलीमीटर में, ऐसे अजून कोण आहे, भगत आलाय का, भगत असता आन्सर मिळालं असतं आपल्याला आज,
वैष्णवी, फक्त आपल्याला लिक्विडच्या कॉन्टॅक्टमध्ये किती लेंथ ही फाइंड करायची आहे. कितनी लेंथ है कॉन्टैक्ट में? R2 माइनस R1 कहाँ से आ रहा है ये? R1 प्लस R2. वेरी गुड. बट R1 R2 सेम है क्योंकि विड्थ निग्लिजिबल है. नहीं, कंप्लीट सांग बरोबर है तुझं. ये आंसर है. कॉन्टैक्ट में कौन कौन होगा? देखो, सबसे पहले ये आउटसाइड का सरकमफरेंस कितना, ये 2 पाई r, एज वेल एज ये भी लिक्विड के कांटेक्ट में है ना, तो ये 2 पाई r, तो 2 पाई r प्लस 2 पाई r, तो यहाँ पे कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा? F इक्वल्स टू 4 पाई r इंटू एस. स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड लेंथ A, S इंटू 4A. तो अगर ये भी S इंटू 4A है तो पहली केस जो नहीं सेम, लेकिन सेम कंडीशन, बॉडी सेम नहीं दी थी मुझे. बॉडी के बारे में क्या बोला था? वो प्लेट थी, समझ में आ रहा है ना, मतलब अंदर कुछ नहीं था. ये क्या है? फ्रेम है, मतलब आउटसाइड में A प्लस A प्लस A प्लस A 4 है, एज वेल एज इनसाइड भी कॉन्टेक्ट में आ रहा है ना, तो ये भी कितना बनेगा? 4 है. यानी S इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? फोर्स इक्वल्स टू क्या बनेगा? S इंटू 8 टाइम्स ऑफ A. इतना फोर्स रिक्वायर्ड होगा इसको लिक्विड में से लिफ्ट करने के लिए. ठीक है. तो अगर आपको बोला है कि एक प्लेट है, स्क्वायर प्लेट, जिसकी साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, एंड एक स्क्वायर फ्रेम है जिसकी साइड लेंथ है 20 सेंटीमीटर. पहली कितनी थी? 10 सेंटीमीटर. अब कितनी है? 20 सेंटीमीटर है. दोनों का वेट ऑलमोस्ट सेम है, तो कौन से केस में ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा? कळालं ना. प्लेट, हमें जनरली लगता है, नॉर्मली आपल्याला वाटतं की फ्रेमला उचलायला जास्त लागेल फोर्स, बट फोर्स कहाँ पे रिक्वायर्ड ज़्यादा होता है? इन केस ऑफ फ्रेम. ठीक है. एंड उसमें अगर आपको फिर से थिक रिंग गिवन है जिसकी इनर रेडियस है R1 एंड आउटर रेडियस है R2, तो इसको लिफ्ट करने के लिए कितना फोर्स लगेगा? प्लस R1 प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? माइनस करने का कोई कंसर्न ही नहीं होगा, प्लस ही करना पड़ेगा. क्या होगा? अंदर का सरकमफरेंस 2 पाई R1 प्लस बाहर का सरकमफरेंस 2 पाई इंटू कौन होगा? S. ये बनेगा फोर्स. यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई इंटू S ब्रैकेट ऑफ R1 प्लस R2. हो गया क्लियर? अभी मतलब लेंथ कितनी कांटेक्ट में लिक्विड के, हमें बस उतना ही फाइंड करना होता है. ठीक है. चलो ले लिखिए एग्जांपल्स. राम, तू 3 वाजेपर्यंत अभ्यास करतो का 3ला उठतो अभ्यासाला? रात्री. त्यापेक्षा लवकर उठायला जर जमलं तर ते बेटर आहे बेटा. 4 पर्यंत अभ्यास करतो ना, त्यापेक्षा 2ला किंवा 3ला उठून अभ्यास केला ते बेटर राहील. काय असतं ना की आपली बॉडी थोडीशी कनेक्टेड आहे सराउंडिंग सोबत. आपण जर ते रूल जास्तच ब्रेक करायला लागलो ना की मग नंतर डिस्टर्बन्स होतात त्याचे. ॲटलिस्ट 2 महिने तरी पुढचे, समरमध्ये तरी. घाबरलो सकाळी 3:30ला मॅसेज तुझा. कार्तिक कुठला? 7:30 आहेत तू? सरांना सांग ना थोडं 5 मिनिटं अगोदर सोडत जाऊन. सुपर कोल्ड म्हणजे राम ते जिसको फ्रीजिंग पॉइंट के बियॉन्ड कूल कर रहे हैं, बस वहाँ पे कंडीशन मेंटेन करते कि उसको हम सॉलिडिफाई नहीं होने देते. एक्झाम्पल्स भरपूर आहे, प्रत्येक लिक्विडला करतो आपण. फक्त त्याच्यामध्ये काय होतं ना, केमिकली आपल्याला त्याला न्यूट्रलाइज करावं लागतं, जेणेकरून त्याला जे स्ट्रक्चर आहे, इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आणि जे सॉलिडचं स्ट्रक्चर आहे ते ब्रेक न होऊ द्या, तर टेम्परेचर आपण रिड्यूस करतो. जसं नॉर्मली वॉटरला फक्त ते मिनरल्स ना,
ती जर रिमूव्ह केली आपण तर झिरोच्या बियॉन्ड पण कूल केलं त्याचं हे नाही बनत, काय आईस नाही बनत. याचे एक्झाम्पल्स नेचरमध्ये पण बघायला मिळतात आपल्याला. एअरक्राफ्ट किंवा फ्लाईट असतात ना, ते क्लाउड्समधून जेव्हा जातात तर क्लाउड्समध्ये अशी वॉटर असते की जी आईस नाही बनली बट ज्याचं टेम्परेचर झिरोच्या पेक्षा कमी आहे. मग त्या वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर फ्लाईट किंवा एअरक्राफ्ट आला की त्याच्या विंग्सवर वगैरे त्या बर्फ तयार होतो, कारण मिनरल्स तिथे ॲड होतात ना. एक्झाम्पल्स. चलो हो गया. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है, दैट इज कैपिलैरिटी. कैपिलैरिटी हे बाकी के लिहायचं, हे पण बघून लिहिता आता. कैपिलैरिटी. कैपिलैरिटी पढ़ने से पहले कैपिलरी ट्यूब, एंड कैपिलरी ट्यूब पढ़ने से पहले कुछ जनरल पॉइंट्स की डिस्कशन. जैसे नीट वाले लोग हैं, है कि नहीं, बायो में बॉटनी होता है, बॉटनी में झाडं असतात, है की नाही. तो जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या है बेसिक कंडीशन, म्हणजे आमची जनरल माहिती बरं का, आम्हाला काही बायो जास्त येत नाही है ना, जे वाले असेल मी असेल, ठीक है. इन जनरल हमें मालूम है कि क्या होता है प्लांट्स की केस में, जो वाटर होता है या फिर जो भी मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं वो एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट्स करते. जनरल आम्हाला कळायला सांगते, थायलस वगैरे एवढं डीपमध्ये जाऊ नका. इन जनरल कोण रूट्स ॲब्झॉर्ब करते, बरोबर आहे. रूट्स में थायलस होते की इनसाइड झायलम, झायलम, बरं ठीक आहे. अशी व 2-4 वर्ड सांगायचे म्हणजे आम्हाला काही माहीत नसतं, आम्ही शांत बसतो आहे की नाही. तो जनरली क्या होता है रूट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं. बट फूड प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है, हाँ लीव्स में. आता त्याच्यामध्ये पण काही पार्ट असतील ते सांगू नको तू, ठीक है ना. तो वहाँ पे जो वाटर था या फिर जो मिनरल्स थे वो रूट्स में थे, तो वो लीव्स तक आए कैसे. थांबा थांबा, वन बाय वन. हां साक्ष बायोचे क्वेश्चन विचार. एक सगळ्यांना चान्स मिळेल. बायोचं असं एक साईड जास्त कळाल. साक्षी तू कंप्लीट कर बेटा. ट्रान्सपिरेशन मीन्स व्हेरी गुड, करेक्ट आहे, बरोबर आहे. हे फिजिक्सचे 2-4 वर्ड ऐकले म्हणून मला बरं वाटते जरा. कारण आपल्याला कनेक्ट तिथंच करायचं आहे. ठीक आहे शंतनू. वरतून ट्रान्सपिरेशनचा पूल आहे हे आम्हाला कळत नाही जरा. सनलाईट लीव्हजवर आली, बरोबर. तिकडे आहे का कोहेसिव्ह फोर्सेस. व्हेरी गुड. बघा हे काम उड्या मारता बायोमध्ये. हां चल. कळतंय की सगळ्यांना. बायोला सगळ्यांना माहिती आहे. आपले मॅथ्सवाली गँग ही माहिती आहे तुम्हाला. कसं काय 9-10ला होतं काय.
का डिस्कस केलं यांच्यासोबत? स्वप्नील तू कसं काय आन्सर सांगतोय बेटा? होतं का 9-10ला? बरं ठीक आहे. अजून हां श्रवण तेच होतं. सनी बरोबर सगळ्यांनी सांगितलं, बट तरी अजून मला व्यवस्थित कळालेलं नाही, अजून डिटेल एक्सप्लेनेशन पाहिजे मला. दोन फोर्सेसने होत आहे पूर्ण वॉटरचं ॲब्झॉर्प्शन. एक तर पूल असतंय, दुसरं पुश असतंय. पूल सर एक तर ट्रान्सपिरेशन होतं, म्हणजे की लीफमधून पाणी इव्हॅपरेट होतं, आतलं पाणी झाडातलं पाणी इव्हॅपरेट होतं, बाहेर जातं. तर त्याच्याने एक पूल क्रिएट होतो लीफला पाणी वर ओढण्याचं. आणि खाली रूटमध्ये रूट ॲक्टिवली ॲब्झॉर्ब करतं, म्हणजे एनर्जी टाकून वॉटरला आतमध्ये घेतो, त्याने एक पुश तयार होतो सर. व्हेरी गुड. अजून तर ते रूटमध्ये एका मीटर कॉन्सन्ट्रेशनमुळे नाही का पाणी नाही का ॲब्झॉर्ब केलं जातं रूट्समधून, म्हणजे पायचं मीटर कॉन्सन्ट्रेशन नहीं, रूट्स में पानी कसं आलं, लेट इट गो आलं, बट ग्रेविटी के डायरेक्शन के अगेंस्ट रूट में से लीव्स में कैसे जा रहा है, ये डिस्कशन है. तो एज पर सब आंसर कंक्लूजन ऐसा है आपका कि लीव्स में इवापोरेशन होता है, उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पूल क्रिएट होता है, एंड एट द सेम टाइम जो रूट्स का कौन थाइलस जाइलम कौन जाइलम वो क्या करता है, पुश करता है, एंड उसकी वजह से वाटर ऊपर जाता है. ठीक है. उसके बाद हार्ट अटैक. हार्ट अटैक मालूम है कैसे आता है ये? थांबा हर्षवर्धन. हां करोनाच्या थांबा रे. ओके त्याच्यामध्ये ब्लॉकेज होतं सर, त्याच्यामुळे हार्ट मसलला ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर भेटत नाही, तर ते वीक होतात आणि नंतर पण थांबतात. असं थोडी आहे. ब्लॉकेज काय होतं? नाही ब्लॉकेज इथपर्यंत ठीक आहे, बट त्याला ऑक्सिजन न भेटल्यामुळं हार्ट मसल वीक होतात म्हणून हार्ट अटॅक थोडी येतो. एक 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 अरे असं नाही नाही, एक एक जण तू सांगायचं बेटा अजून काही याच्यामध्ये, म्हणजे मला तरी आता पटत नाही तू सांगितलेलं. हां तेजस, ब्लड सप्लाय होत नाही प्रॉपर. हे बघा, ब्लड सप्लाय न झाल्यामुळे हार्ट अटॅक येत नाही, हे डोक्यात ठेवूच नका. कळालं ना? मला बायो येत नसलं तरी पण 100% मी कॉन्फिडेंटली सांगू शकतो. कारण ब्लड कोणाला नाही भेटत, हार्टला नाही भेटत का? हार्टमध्ये तर ब्लड आहेच, बरोबर आहे की नाही? अटॅक कुठे येतोय? हार्टला येतोय. मग तुम्ही म्हणता ब्लड न भेटल्यामुळे हार्ट अटॅक येतो, असं नाही आहे. थांब बोल. कुठं? हे बघा, हार्टला ऑक्सिजनच मिळतो, बरोबर आहे की नाही? आपण पहिले रेस्पिरेशन घेतलं की सगळ्यात पहिला कोटा कोणाला भेटतो? हार्टलाच भेटतो, बरोबर आहे की नाही? त्यामुळे हार्टला ब्लड पण भेटतं, हार्टला ऑक्सिजन पण भेटतो, तरी पण हार्टमध्ये अटॅक काय येतो? हां तुम्ही हे सांगू शकता, ते पॅरालिसिस वगैरे तो पार्ट, ऑक्सिजन कमी भेटला ब्रेनच्या कुठल्या पार्टला म्हणून ब्रेनचा एक पार्ट डिॲक्टिवेट झाला, असं काहीतरी ते ॲक्सेप्ट करू शकतो. बट असं कसं हार्टला ऑक्सिजन भेटतं हे कळतं ना आम्हाला बाळांनो, असं काय? अजून कोण आहे याच्या रिलेटेड? हे झालं आहे का सिलेबसमध्ये? नाही झालं? झालं आहे. अजून कोणी आहे? हार्ट अटॅक काय येतो, कसा येतो? शुभम? नहीं? ओके ठीक है. उसके बाद आपने कहीं पे ऑब्जर्व किया होगा, खूप मोठा डोंगर असतो, ठीक आहे ना, ट्रेकिंगला वगैरे जातो आपण, वर जाईपर्यंत पाण्याच्या बाटल्याही संपतात, कुठंच काहीच दिसत नाही. बट कुठंतरी डोंगराच्या वर गेल्यानंतर मध्ये एखादा छोटासा आपल्याला लेक, पॉन्ड किंवा वॉटरचा एखादा सोर्स आपल्याला भेटतो, ज्याच्यामध्ये अगदी समरमध्ये पण मेच्या महिन्यामध्ये पण पाणी असतं, आणि ते पण थंड पाणी असतं. झाले का? असं कधी बघितलं आहे का? नसेल बघितलं, इन फ्युचर तुम्हाला येईल एक्सपिरियन्स. बऱ्याच ठिकाणी असतं, ठीक आहे ना, डोंगरामध्ये गेले की तुम्हाला ऑब्झर्व होतं. मग आजूबाजूला त्या वॉटरच्या लेवलपर्यंत कुठंच वॉटर नाही आहे, एवढ्या हाईटवर पाणी कसं काय आलं मग? पावसाचं पाणी? नाही पावसाचं पाणी नाही, मी काय सांगितलं, ते स्टोअर्ड वॉटर नाही आहे, तो डायरेक्ट वॉटरचा सोर्स असतो, कळालं ना? स्टोअर केलेलं नाही आहे ते. हां कसं येतं वर? अंडरग्राऊंड वॉटर जर असं डायरेक्ट वर आलं असतं तर आपण वेल्स, बोर ह्या गोष्टी कशाला केल्या असत्या? किल्ल्यामध्ये खाली असलेलं वॉटर वरती जायचं, तर तुम्ही तसंच हे करताय का? ते ग्रीन हां, म्हणजे खाली साचलेलं पाणी वरती कसं जातं ते म्हणताय ना? हो. तर तिथे ग्रीन फंगस टाईपचे प्लांट्स असतात,
अशी इथून तिथून फंगस असतं का? अरे हसू नका, हसण्यासारखं काय त्याच्यामध्ये? नाही, हे काहीतरी नवीन माहिती इन्फॉर्मेशन ॲड झालं आहे. मग हे फंगस थ्रू ती वॉटर वर जातं का एवढं? कळालं ना तुम्हाला? वाटतं प्लांट्समध्ये झायलम पुश करतो, कळालं ना? लीव्समध्ये काय होतं? ट्रांसपिरेशन होतं, बट एक्चुअल वहाँ पे एक्शन क्या हो रही है? कैपिलैरिटी हो रही है. ठीक है, अभी कैपिलैरिटी क्या है? राइट डाउन. कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी क्या है? कैपिलैरिटी मतलब phenomenon of rise or fall, phenomenon of rise or fall of liquid level inside the capillary tube, inside the capillary tube. Deep inside the, when it is deep inside the liquid, is called as capillarity, is called as capillarity. अब इसमें कैपिलरी ट्यूब हमने यूज की है. कैपिलरी ट्यूब का मतलब क्या होता है? राइट डाउन. कैपिलरी ट्यूब, वैष्णवी पेन देखो तो, कैपिलरी ट्यूब मतलब क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब a glass tube having very fine bore is called as capillary tube. Very fine bore hole is called as capillary tube. मतलब होता क्या है? देखो, अब बोर्ड पे ध्यान दो. जनरली हम अगर लिक्विड को कंटेनर में प्लेस करेंगे तो जो लिक्विड की लेवल है वो एक तो इस तरह से होती है, या फिर कभी कभी लिक्विड अगर डिफरेंट लिया तो उसकी जो लेवल है वो स्लाइटली थोड़ी सी ऐसी होती है, या फिर कभी कभी जो लिक्विड हमने कंटेनर में लिया है उस कंटेनर में जो लिक्विड है उसका जो सरफेस फिल्म है या फिर सरफेस है वो इस तरह से होता है. ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लिक्विड का लेवल एक तो ऐसे बिहेव करेगा, नहीं तो ऐसे बिहेव करेगा, नहीं तो ऐसे बिहेव करेगा. ठीक है, अब तीनों कंडीशन में चेंजेस क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? ये हॉरिजॉन्टल है, ये कौन है? ऊपर के साइड से देखेंगे तो कॉनकेव है, ये कौन है? कॉन्वेक्स है. समझ में आ रहा है? मतलब इनका जो शेप है वो डिफरेंट है, चेंज हो रहा है. अब ये ऐसे चेंज क्यों होता है? मतलब अगर क्लीन प्योर वाटर लेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल रहेगा. ठीक है, अगर मर्क्यूरी लेंगे तो वो इस तरह से बिहेव करेगा, केरोसिन लेंगे तो वो ऐसे बिहेव करेगा. व्हेरी गुड. ड्यू टू इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, एडिसिव फोर्सेस, 2-4 वर्ड झाले सांगितले, क्लियर. वो तो है, हर एक क्वेश्चन का आंसर उसी में है. इथं ऑप्टिव्स अँगल होईल का टँजंटचा? इथं होईल ना? ही मर्क्यूरी, हा केरोसिन. तो ये कंडीशन ऐसे डिफरेंट क्यों होती है?
अभी IMF कोहेसिव एडिसिव वो तो होते ही है, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट में हम देख चुके हैं, ठीक है। बट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक्चुअल में प्रेशर का डिफरेंस। जैसे कि अगर हम आउटसाइड पॉइंट पे A लेंगे, इनसाइड का पॉइंट B लेंगे, तो आउटसाइड पे प्रेशर रहेगा PA, इनसाइड पे प्रेशर रहेगा PB। यहाँ पे भी अगर A पॉइंट होगा, ये B पॉइंट होगा, तो आउटसाइड का प्रेशर बनेगा PA, इनसाइड का प्रेशर बनेगा PB। यहाँ पे भी एक पॉइंट आउटसाइड लेंगे A, इनसाइड पॉइंट लेंगे B, आउटसाइड का PA, इनसाइड का कौन है PB। तो ये PA एंड PB इन बिटवीन क्या रिलेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं? PB इज ग्रेटर देन PA। कहाँ पे? तीनों केसेस में। असं नाही ना, थोडंसं डायग्राम बघा, ब्रेनमध्ये प्रोसेसिंग होऊ द्या, एकदम सिंपल है, सबको आना चाहिए। ये लेवल हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब दोनों साइड का प्रेशर सेम है, PA इज इक्वल्स टू PBA। समझ में आ रहा है ना? इसलिए लिक्विड ना ऊपर पुश हो रहा है ना नीचे पुश हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? PA इज ग्रेटर देन, ऊपर पुश कर रहा है ना लिक्विड को, इसका मतलब क्या हो रहा है? PB इज ग्रेटर देन PA। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब ये ऊपर से पुश कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो यही रिस्पॉन्सिबल, जितने सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही कंडीशन होती है, प्रेशर का डिफरेंस। अभी लिक्विड का जो प्लांट्स में होता है ना, क्या ट्रांसपिरेशन, रूट से लेके लिए वाटर जाती है, उसमें यही कंडीशन आप जो एक्सप्लेन कर रहे थे। समझ में आ रहा है ना? ऊपर क्या होता है, वो इवेपोरेशन हो गया, प्रेशर चेंज होगा। समझ में आ रहा है? नीचे से जो काय झाइलम, फाइलम, काय थाइलम, झाइलम, वो क्या करेगा? कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करेगा। समझ में आ रहा है? ऊपर का प्रेशर वेरी हो गया, वो प्रेशर जब तक इक्वल नहीं बनता है तब तक नीचे से जो लिक्विड का या फिर मिनरल का सप्लाई वो ऊपर जाता रहेगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह से हार्ट अटॅक क्यों आता है? उसका रीजन हार्टला काहीच होत नाही, क्या होता है? कोणती आर्टरी सांगितली तुम्ही? उसमें क्या होता है? ऐसे ब्लड फ्लो होता है, बट जनरली क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल आके यहाँ पे बैठ जाता है, चिटक जाता है। अब इससे होता क्या है? देखो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यहाँ तक ब्लड आ रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन भी है, सब कुछ ओके। लेकिन ये बीच में जो क्लॉटिंग, हाँ, ये क्लॉटिंग फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि जितना ब्लड यहाँ पे पुश हो रहा था उसके कंपैरिजन में कम ब्लड आगे पास हो रहा है। अब यहाँ पे ब्लड कम आएगा, मतलब यहाँ पे जो सेल होगी है ना, न्यूक्लियाइड, कोणती मेम्ब्रेन वगैरह कुछ तो होगा, ठीक है। ये सेल होगी, इसको जब ये ब्लड मिलेगा तो ये पहले जितना रिक्वायर्ड था, जितना मिलना चाहिए था उसके कंपॅरिझन में कम मिलेगा। अशी आता एक नसते, भरपूर असते, ते तुम्हाला माहिती आहे, ठीक आहे। इन जनरल डिस्कस करायला बस हम, हे बायोलॉजिकल घेऊ नका याला, कळालं? नाहीतर सेल अशी कशी काढली म्हणून, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेल को मिलने वाला जो ऑक्सीजन का सप्लाई वो प्रॉपर नहीं मिलता है, मतलब कम मिलता है। तो हमारी बॉडी में फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गया, ये फीडबैक हम क्या करते हैं, यहाँ पे कहीं पे तो ये हर्ट होता है ना, से 4 कंपार्टमेंट, ये हर्ट को इनपुट देते कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है। ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो रहा है मतलब क्या करो, ब्लड का सप्लाई बढ़ा दो, क्योंकि ब्लड आएगा तो ऑक्सीजन लेके आएगा। इसलिए हर्ट को लगता है कि आपलंच काहीतरी चुकलंय, एंड हर्ट क्या करता है, ये जो ब्लड यहाँ पे पंप कर रहा था उसका पंपिंग का रेट बढ़ाता है। मतलब हार्ट अटैक आने से पहले ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बीपी हाई होता है। समझ में आ रहा है ना? उसका रीज़न यही है कि हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है। पंपिंग बढ़ने से क्या होगा, ये जो ब्लड यहाँ पे जा रहा था वो और प्रेशराइज होगा, बट उसमें क्या होगा कि यहाँ पे एकदम हाई प्रेशर, लेकिन ये क्लॉटिंग पास ही नहीं होने दे रही, तो यहाँ का प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों में प्रेशर का डिफरेंस और बढ़ जाएगा। ये सेल में ऑक्सीजन का सप्लाई और कम हो जाएगा, फिर से इनपुट आएगा की तुम्ही काहीच काम करत नाही, आम्हाला ऑक्सीजन मिळालंच नाही। फिर ब्लड क्या करेगा, आपलं चुकले काहीतरी म्हणून और थोड़ा सा पंपिंग का रेट बढ़ाएगा, जोर जोर से पंप करने लगेगा। एक कंडीशन आएगी कि जहाँ पे जितनी मैक्सिमम पंपिंग ब्लड कर सकता था, हर्ट कर सकता था ब्लड की, वो कर जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई फुलफिल नहीं होगा। इसके बाद ये हर्ट क्या करेगा, सारी लिमिट क्रॉस कर देगा। समझ में आ रहा है ना? जिस लिमिट में उसको पंपिंग करनी थी, एंड उस लिमिट के बियॉन्ड पंपिंग करने का ट्राई करेगा, एंड इस ट्राई करने के टाइम इसकी जो वर्किंग है ये डिस्टर्ब हो जाएगी एंड ये फेल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एंड फेल हो गया मतलब अटॅक आ गया। समझ में आ रहा है? फिर हार्ट अटॅक के बाद में हार्ट शांत बसतो की आता माझ्याकडून पंपिंग होतच नाही। फिर धीरे धीरे समझ, आपको मालूम होगा कि सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर चेक करते गेला क्या है म्हणून। समझ में आ रहा है ना? जब टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं, कूल हो गया, इसका मतलब गया, उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद PCR देते हैं। PCR से पहले क्या आहे, बघ पिक्चरमध्ये बघितलं असेल ना, मला पिक्चरपासून माहिती सगळे, ठीक आहे ना। हार्ट होते, उसको आर्टिफिशियली प्रेस करते, म्हणजे बंद पडलेलं ते स्कूटर असतं ना,
स्टार्टर से चालू नहीं हो रहे, फिर हम क्या करते हैं उसको मोशन में सेट करते हैं. कार पण सेल्फ स्टार्ट जर नाही झाली तर पहिले उसको मोशन में सेट करते, गियर डालते, क्लच छोड़ते, झाली तर झाली चालू. सेम केस यहाँ पे होती, इसको हम आर्टिफिशियली पंपिंग करते हैं, है ना, लागला धक्का तर लागला, ठीक है, और वहाँ पे कुछ ऐसे हो सकता है. तो इसकी वजह से हार्ट अटैक आता है. कळालं ना. तो बायोलॉजिकली करेक्ट नसेल आई डोंट नो, बट ये एक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, प्रेशर का डिफरेंस हो रहा है, मतलब कैपिलरिटी एक्शन हो रही है. बायपास स्ट्रेन्स ते डिफरंट कन्सेप्ट आहे बेटा. ते काय टाकतो आपण बायपासच्या अगोदर, एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी होती है. एंजियोग्राफी मतलब टेस्ट है, क्लॉटिंग कितनी है वो मेजर करने का. उसमें अगर 3 से कम नंबर है तो डायरेक्ट बाईपास नहीं करते, उसमें एंजियोप्लास्टी की जाती है. एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, स्ट्रेन होता है. स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स स्प्रिंग, है ना, थाई में से, मांडी में से सबसे बड़े जो क्या है आर्टरीज वगैरह जो कुछ भी होता है उसको कट करते हैं. कट करके ऑप्टिकल फाइबर वायर होती है, उसके फ्रंट में कैमरा होता है, एंड ये फिर से यहाँ से एंटर करके पूरे सिस्टम में घुमा के पूरे हार्ट में उसको इंसर्ट किया जाता है. फिर वो रिकॉर्ड करता है पूरा वीडियो, फिर वहाँ से उसको बाहर निकाला जाता है. ये हो गई एंजियोग्राफी, जिसमें हमने क्या किया, ये क्लॉटिंग कहाँ पे थी, पूरी ब्लड वेसल्स अंदर जाके चेक होती है उसमें, एंड जहाँ पे ब्लॉकेज है उस पर फिर डिसीजन होता है कि ये हो जाएंगे स्ट्रेन से या नहीं होंगे. फिर उसके बाद स्ट्रेन आती है, स्प्रिंग आती है, पहले कॉम्प्रेस स्टेट में होती है. सेम वही से दूसरी ऑप्टिकल फाइबर उसको लेके जाती है. ऑप्टिकल फाइबर एक जण इन्सर्ट करत असतो, समोर स्क्रीन असते, कहाँ पे जा रहा है बस वो समझ में आता है. भरपूर रस्ते असतात मध्ये, मग तो रस्ता चेंज करणं वगैरे या सगळ्या प्रोसेस ऑप्टिकल फाइबर को कंट्रोल करके होती है. एंड प्रॉपर जहाँ पे स्ट्रेन है, जहाँ पे क्लॉटिंग थी वहाँ पे स्ट्रेन आ गई, ये पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी, उसको बेंड करते हैं एंड स्प्रिंग को फिर उसको पकड़ के रखने वाली जो पिन होती है, कॉम्प्रेस करके रखने वाली पिन है, उसको निकाल देते हैं. फिर स्प्रिंग क्या होती है, एक्सपांड होती है. स्प्रिंग के एक्सपांशन से क्या होगा, ये क्लॉटिंग ऐसे ही रहेगी, बस ये थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ जाएगा, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा. उससे क्या होगा, फिर ब्लड फ्लो रेगुलेट हो जाएगा. ठीक है, बट ये नंबर अगर 3 से ज़्यादा है तो 3 से ज़्यादा स्ट्रेन इंसर्ट नहीं करते. उसके बाद फिर क्या करते हैं, बाईपास. बाईपास में क्या करते हैं, याला बंदच करून टाकतात, यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, एंड इन दोनों को ये नई वेसल से कट कर देते हैं. विषय संपला. ठीक है, ये बाईपास हो गया. ठीक है, तो कैपिलरिटी समझ में आ रहा है क्या था, कैपिलरी ट्यूब हो गया. ठीक है, हे डायग्राम 3 ड्रॉ करून घ्या फक्त, बायोवाले लय विचार करू नका. काय शांतनू, काय हां, त्याच्यामध्ये पण काय होतं, जे रॉक होते हैं ना उनमें क्रैक होता है, जो माउंटेन होते हैं बड़े. ठीक है, एंड वो क्रैक ऐसे होता है टॉप टू लेके एंड तक, जहाँ तक माउंटेन है वहाँ तक वो क्रैक जाता है. एंड उस क्रैक में क्या होता है कि ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा का प्रेशर क्रिएट होता है. तो उसमें जब वाटर आता है, पानी आता है, तो कंटिन्यूसली प्रेशर डिफरेंस से वो जब तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक नहीं आ रहा है वहाँ तक वो लिफ्ट करता है. ठीक है ना, हे फंगस असतात, असू शकतात त्या, हे मला नाही माहिती, बट आपली कैपिलरिटी एक्शन काय सांगते, वहाँ पे रॉक में क्या होता है, क्रैक होता है. हो गया. नेक्स्ट, अब क्या होता है कैपिलरिटी में, एक्चुअल जो हमारे काम का है, अब उसमें क्या होगा, एक लिक्विड का कंटेनर होगा. इस लिक्विड के कंटेनर में हम क्या करेंगे, कैपिलरी ट्यूब डीप करेंगे. तो उस कैपिलरी ट्यूब में क्या होगा, लिक्विड की लेवल एक तो राइज करेगी, नहीं तो फॉल करेगी. मतलब इस तरह से अगर कैपिलरी ट्यूब हमने इंसर्ट कर दी, अगर वाटर होगा, केरोसिन होगा तो लिक्विड की लेवल राइज करेगी, मर्क्यूरी होगा तो क्या होगा, लेवल डिप्रेस करेगी, मतलब फॉल करेगी. ठीक है, तो एज्यूम करते कि यहाँ तक ये लिक्विड की लेवल राइज कर रही है, तो यहाँ पे एट द एंड जो है इस तरह से ये कर्व का स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है, तो ये केरोसिन वाटर की केस हो गई. एंड उसमें अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये एंगल कौन सा होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है. अब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया था, टेंजेंट ड्रॉ किया था. बट एक्चुअल में टेंजेंट क्या था, याद है क्या था, नॉर्मल को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने, नॉर्मल को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. मतलब ये फोर्सेस का रिजल्टेंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये टेंशन मतलब सरफेस टेंशन का टेंजेंट जो है ये भी फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसकी एक्शन की रिएक्शन हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिलती है. अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा. एंड ये रिएक्शन इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल टू टी होगा. एंड ये टी मतलब कौन, सरफेस टेंशन का फोर्स, मतलब ये ऐसा है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके 2 कंपोनेंट्स लेंगे. थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट कौन होता है, कॉस थीटा, हमने इसको एस बोला है. ठीक है, तो ये बनेगा यस कॉस ऑफ थीटा.
यहाँ पे भी कौन होगा वर्टिकल कंपोनेंट, यस कॉस ऑफ थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन होंगे, यस साइन थीटा, यहाँ पे कौन होगा, यस साइन थीटा। क्या किया हमने, बस ये जो r इक्वल्स टू टी इक्वल टू यस है, मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, उसके कंपोनेंट्स लिए। कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं, थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट कॉस थीटा, रिमेनिंग कंपोनेंट साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट लेने के बाद यहाँ पे कंडीशन ऐसी क्रिएट हो रही कि जो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड था उसका हाफ पार्ट जो है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक साइड में एक्ट होंगे, जैसे यहाँ पे था यस साइन थीटा, रिमेनिंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होंगे, जैसे ये था यस साइन थीटा। इसका मतलब सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन वहीं पे वर्टिकल कंपोनेंट सब एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में एस कॉस थीटा ये क्या करेगा, लिक्विड को अपलिफ्ट करने के लिए एक्ट होगा, इसलिए लिक्विड की लेवल बढ़ती जाएगी। लेकिन एक कैपिलरी ट्यूब से उठ के ऐसे हवा में चली जाती है क्या, क्यों नहीं, प्रेशर डिफरेंस तो ही है, उसको अप्लाई करके हमें इक्वेशंस मिले। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमने देखा एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में एस कॉस थीटा एक्ट हो रहा है, तो ये लिक्विड को अपने साथ लेके जा रहा है ना ऊपर, तो इसने कंटिन्यूसली ऊपर लेके जाना ही चाहिए, तो ये क्यों नहीं लेके जा रहा है, एक पर्टिकुलर लेवल तक ही लेके जा रहा है, इसको कौन बैलेंस करेगा, वेरी गुड, कौन बैलेंस करेगा, mg। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि s इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू टू पाई आर इज इक्वल्स टू mg। अब ये 2 पाई आर क्यों लिया मैंने, सरकमफरेंस में जितने सारे मॉलिक्यूल्स है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि s cos थीटा एक मॉलिक्यूल के लिए था, वैसे सारे मॉलिक्यूल्स लेने के लिए हमें लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी s इंटू कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेट अपवर्ड फोर्स, एंड उसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg कर रहा है। mg मतलब उसका वेट। अभी सिंप्लीफाई करने के लिए m मतलब मास, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, फिर से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये सिलेंडर के फॉर्म में ट्यूब, तो इसकी वॉल्यूम क्या बनेगी, एरिया इंटू हाइट, मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू कुछ नहीं, ठीक है, ये बन गया मास। अब इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा इक्वेशन, यस इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू रो इंटू पाई आर का स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ से हमें एस फाइंड करना है, एस कितना बनेगा फिर, एस पाई पाई कट, आर आर पन कट, क्या आएगा फिर, यस ये जी भी है यहाँ पे, हाँ क्योंकि एम जी होता है ना, रो आर एच जी डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन इन केस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। नया कुछ भी नहीं था, पहली कंसेप्ट थी कि जो टेंजेंट था वही क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फिर उसके वर्टिकल कंपोनेंट लिए एस कॉस थीटा एंड उसको बैलेंस करने वाला एम जी, दोनों को इक्वेट किया, तो यहाँ पे एस इक्वल्स टू आ गया आर एच जी रो अपॉन 2 कॉस थीटा 1 बाय 1। आर का मतलब रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, एच का मतलब हाइट ऑफ कैपिलरी ट्यूब नहीं बोलेंगे, जहां तक लिक्विड राइज कर रहा है ना वहां तक ही लेना है, तो हाइट एच मतलब क्या होगा, वाटर की या फिर लिक्विड जो राइज कर रहा था उसकी हाइट, ठीक है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, वेरी गुड, थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। बघा मी सांगितलं ना, बघत असता आपले आन्सर मिळाले असते, ते चॅटिंगमध्ये सगळे आन्सर दिलेत बघत, हार्ट अटॅक कसा येतो, काय होतं, व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट इज ब्लॉक, तेव्हा हार्ट अटॅक येतो असं तो म्हणतोय, असं काय आहे का, हार्टला कोण ब्लॉक करू शकतं ना ब्लड फ्लो, का होतं बायोलॉजिकल तसं, हे मी जे सांगितलं हे इन जनरल होतं बरं का, हे तेच आहे ना, नाही बायोवाल्यांची तर असं थोडंफार अजून बायोत जास्त असतं का अजून, ते काही कामच नसतं।
अब इसके ऊपर से क्या क्या रिलेशन लिख सकते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी के? यस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, यस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, उसके बाद में एच एंड आर का रिलेशन क्या होगा? इनवर्सली, मल्टीप्लीकेशन में मतलब इनवर्सली, यानी आर बनेगा प्रोपोर्शनल टू 1/h, यानी जितनी कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कम होगी हाइट जो है उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में जो हाइट है h, उसका एंड g का क्या रिलेशन है? h प्रोपोर्शनल टू 1/g। इसका मतलब क्या होगा? अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस होगा, ग्रेविटी होगी नहीं, तो क्या होगा? जो लिक्विड राइज करने वाला है अप टू द टॉप, जब जहाँ तक कैपिलरी ट्यूब है वहाँ तक ये लिक्विड क्या करेगा? राइज करेगा। ठीक है, उसके बाद में अगर इसको हम मून के सरफेस के ऊपर लेके गए जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है अर्थ के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे हाइट कितनी बनेगी? जो अर्थ के ऊपर है उसके 6 टाइम्स, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। बस उसमें कंडीशन क्या होती है कि आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है कि एक लिक्विड था, कैपिलरी ट्यूब हमने इंसर्ट कर दी, तो राइज होने वाला जो लिक्विड है उसकी हाइट थी 12 मिलीमीटर, एंड जो ट्यूब थी उसकी हाइट थी 20 मिलीमीटर। फिर हमने ट्यूब को कट कर दिया और उसकी हाइट बना दी 10 मिलीमीटर, तो उसके बाद क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, सारा लिक्विड बाहर आके नीचे गिर जाएगा, असं वाटतं आपल्याला बट असं नहीं होत। ठीक है, किसी भी केस में लिक्विड राइज करेगा अप टू टॉप ओनली, क्योंकि टॉप पे आने के बाद क्या होने वाला है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वो इक्वल होने वाला है। मतलब जो बेसिक रीज़न था प्रेशर डिफरेंस सक करने के लिए, ऊपर खींचने के लिए, वही नहीं रहेगा। इसलिए उसको कट भी करेंगे, 2 मिलीमीटर का भी बनाएंगे तो भी टॉप तक ही लिक्विड क्या कर सकता है? राइज कर सकता है। ठीक है, हो गया ये। यस प्रोपोर्शनल टू 1/cos ऑफ थीटा, क्या मतलब इसका? सरफेस टेंशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ? थीटा के साथ नहीं, कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, अब थीटा एंड कोसाइन से क्या डिफरेंस होता है? जैसे वाटर के लिए 0 है बट cos 0 1 है, समझ में आ रहा है ना। एंड किसी लिक्विड के लिए अगर 90 होता तो cos 90 0 है, तो एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन है। मतलब cos के केस में क्या होता है? थीटा बढ़ता है तो वैल्यू कम होती है। अब अगर हमने एक छोटा सा चेंज यहाँ पे किया कि ये लिक्विड का कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड फिल किया था, इसमें ये कैपिलरी ट्यूब है जिसमें सपोज यहाँ तक h इतनी हाइट तक लिक्विड राइज कर रहा था। ठीक है, इसकी हाइट और ज़्यादा है। अगर हमने सेम ट्यूब को ऐसे इंक्लाइन कर दिया, इंक्लिनेशन के लिए ये एंगल यहाँ पे थीटा बन गया। अभी लिक्विड जो है यल इतनी लेंथ तक, ये जो लेंथ होगी इसकी कैपिलरी ट्यूब की, यल इतनी लेंथ तक क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। तो ये एल का एंड एच का रिलेशन क्या होगा? पहली बात, ये एल कम होगा या एच से, या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। क्या रिलेशन होगा उसमें? आपको क्वेश्चन में दिया है कि सपोज पहले जो हाइट है वो 10 मिलीमीटर थी, बाद में हमने उसको क्या किया? इंक्लाइन कर दिया, और इंक्लिनेशन का एंगल है 45 डिग्री, तो अब कितने लेंथ तक लिक्विड राइज करेगा? एल कैलकुलेट करो। 10 मिलीमीटर, सेम। क्यों? पहले भी 10 था ना एच। देखो थीटा है, ये एच है, मतलब ये भी कौन होगा? एच होगा। इधर का एच इधर का एच सेम, तो क्या करना पड़ेगा अभी? कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा? एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट कौन बनेगा? एच। हाइपोटेनस कौन बनेगा? तो एल इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है? एच अपॉन कॉस ऑफ थीटा। कितना आएगा? L√2। L√2 मतलब H√2 आएगा। H√2 मतलब 10√2। 10√2 मतलब नियर अबाउट 14 मिलीमीटर। ठीक है, स्टार मार्क करके इसको भी ऐड करो।
कैपिलरी ट्यूब को अगर थोड़ा सा बेंड कर देंगे, टिल्ट कर देंगे, यल जास्त असेल ना, ठीक है। तो बेसिक सरफेस टेंशन रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इसके जो एप्लीकेशंस है वो क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आज आपको वर्कशीट मिलेगी जाते टाइम, उसमें ज़्यादा नहीं है, 50 क्वेश्चंस है, बट सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल है। और थ्योरेटिकल इसलिए क्योंकि जो भी कंसेप्ट हमने यहाँ पे स्टडी की थी टॉपिक में 2-3 अगर छोड़ेंगे तो बाकी थ्योरेटिकल पार्ट ही है, उसके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए फर्स्ट आज की जो वर्कशीट मिलेगी उसमें थ्योरी क्वेश्चन है, एंड सेम फिर ये कंप्लीट हो गई, इसके डाउट्स हो गए। कल और एक वर्कशीट मिलेगी जिसमें हम ये प्रेशर डिफरेंस, कैपिलरिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स ये टॉपिक हमारा चल रहा है, बट इसमें जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स है, जैसे सरफेस टेंशन इसका एक पार्ट हो गया। आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी आएगा वो अनदर पार्ट होगा। विस्कोसिटी के बाद में आएगा आर्किमिडीज, अपथ्रस्ट, बायोन्सी, वो एक पार्ट होगा। एंड उसके बाद में एट द एंड हमें डिस्कस करना है बर्नौलीज, टॉरिसेलीज एंड पॉइसेलीज इक्वेशन। ऐसे 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम 1 बाय 1 बस सरफेस टेंशन रिलेटेड जो वर्कशीट है उसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन शुरू करेंगे अबाउट विस्कोसिटी। ठीक है, तो अभी जाते टाइम बस वर्कशीट लेके जाओ और कल उसके डाउट डिस्कस करेंगे। एंड एट द सेम टाइम जो इलास्टिसिटी के सॉल्ट एग्जाम्पल का वर्क बोला था, आई थिंक कन्सेप्ट ॲप्लिकेशन हो गई थी इलास्टिसिटी के, है ना। सॉल्ट एक्झाम्पल्स बऱ्याच जणांना डाऊट डिफिकल्टी येते, बरोबर आहे। तर ज्यांना डिफिकल्टी येते ते काय करा, शंतनूला भेटा, ठीक आहे ना, तो डाऊट्स क्लिअर करतो इथं सगळ्यांची। आणि जर नाही क्लिअर झालं तर सॅटर्डे संडे सांगा, आपण काय करू ऑनलाईन सेशनमध्ये जे तुमचे डाऊट्स आहेत ते क्लिअर करून घेऊ। ठीक आहे, बट सॉल्ट एक्झाम्पल जे आहे ना ते दिलेच त्याच्यासाठीच आपण मॉड्यूलमध्ये, की टॉपिकमध्ये म्हणजे आपल्या मॉड्यूलमध्ये नाही कुठं पण त्यापेक्षा जास्त लेवलचे क्वेश्चन्सच नाही आहेत। त्यामुळे एक एक सॉल्ट एक्झाम्पल सोडवायला तुम्हाला 10-15 मिनिट जरी लागले तरी प्रॉपर टाइम द्या, कारण तिथं जी कंसेप्ट क्लियर होते। वर्कशीट के क्वेश्चंस, कंसेप्ट एप्लीकेशन ये इन जनरल ये हो जाते हैं, बट जो सॉल्ट एग्जाम्पल्स है वो मतलब एग्जाम में आएंगे उस रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बट उस क्वेश्चन में कंसेप्ट होती है, समझ में आ रहा है ना, जनरल एप्लीकेशन होता है, वो समझने के लिए आपको वो एग्जाम्पल्स करने। आणि जर 2दा-3दा करून पण जर नसेल कळत तर ते आपण डिस्कस करू। ठीक है, और मंडे से मैंने बोला है, तो देखो करना है तो ठीक है, नहीं तो जून से तो कंपल्सरी करना ही सबको। जे सांगितलं मी की झालेल्या टॉपिकचे वर्कशीट डिस्कशन करायची आपल्याला इव्हिनिंगला, एक तो इस मंडे नहीं तो जून से, तसं तुम्हाला सुटेबल असेल सगळ्यांना। आणि या मंडेपासून आपण ऑप्शनल ठेवलं आहे, ज्यांना पॉसिबल आहे अपन ग्रेविटेशन से शुरू करेंगे। ग्रेविटेशन, रोटेशन, मोशन, एसएचएम वेव्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, इस टॉपिक की